बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं कैटजन का चैप्टर नंबर 14 की पार्ट 1 की वीडियो को। इस चैप्टर में चल हम एंटी इरिथमिक ड्रग्स को डिस्कस करेंगे। इरिथमिया बेसिकली होता क्या है? हार्ट अपने नॉर्मल रिदम से हट जाए, इसको हम इरिथमिया कहते हैं। कोई भी एबनॉर्मैलिटी हो जाए रिदम में, उसको इरिथमिया कहते हैं। इसकी वजह से डेथ भी हो जाती है, टर्मिनल हार्ट फेलियर वगैरह भी हो सकता है। इसके कॉजेज हमने चैप्टर नंबर 13 में डिजिटैलिस पढ़ा था। तो डिजिटैलिस टॉक्सिसिटी की वजह से भी होता है, एनेस्थेटिक प्रोसीजर्स की वजह से होता है, हाइपरथायराइडिज्म की वजह से होता है, इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर जैसे कि हाइपोकैलेमिया वगैरह, इनकी वजह से भी इरिथमियाज हो सकते हैं। अच्छा, इरिथमियाज की वजह से कुछ और प्रॉब्लम भी होते हैं, जिसमें मिसाल के तौर पे अगर एट्रियल फिब्रिलेशन हुई हुई है, एट्रिया के अंदर बिल्कुल कंट्रैक्शन खत्म हुई हुई है, तो उसकी वजह से ब्लड जो है बड़ा स्लो हो जाएगा एट्रिया में, और वहाँ पे थ्रोम्बो एम्बोलिज्म वगैरह भी हो सकता है। ठीक है, तो हम मुख्तलिफ ड्रग्स स्टडी करते हैं जो कि इरिथमियाज को ट्रीट कर सकें, और हमने ड्रग्स को 5 ग्रुप्स में कैटेगराइज किया है। यहाँ पे वो ग्रुप 1 2 3 4 5 आ रहे हैं। इन तरह उसको हम पार्ट 2 और 3 की वीडियो डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 की वीडियो में हम लोग एक बेसिक इंट्रोडक्शन, इरिथमिया क्या होता है, उसको ट्रीट किस तरह से करते हैं, इन बातों को डिस्कस करना है हमने। पहली तो बात यह है कि भाई नॉर्मल रिदम होता क्या है आपका। नॉर्मल रिदम ये होता है कि पेस आपका जो एट्रिया है उसमें मौजूद होता है एसए नोड, और एसए नोड को माना जाता है कि ये जनाबे वाली पेस मेकर है, यानी इसके ये जिस पेस से इंपल्स भेजेगा उसी पेस से सारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा। एसए नोड से सिग्नल्स जाते हैं आपके बंडल्स के थ्रू एवी नोड तक। ठीक हो के बाद ये जो सिग्नल्स गए ये सारे एटीएम में फैल गए, इतने में एटीएम की कॉन्ट्रैक्शन हो गई। फिर एवी नोड थोड़ा सा डिले करवाता है और एवी नोड सिग्नल्स को लेकर जाता है, एवी बंडल करते ही आपके इसमें ले गया वेंट्रिकल्स में। सही, वेंट्रिकल्स में होते हैं आपके पास परकिंजी फाइबर्स। परकिंजी फाइबर्स भी तेज कंडक्शन वाले होते हैं। परकिंजी फाइबर्स को लेकर सारे आपके वेंट्रिकल में फैल जाते हैं और फिर वेंट्रिकुलर मसल सेल्स तक एक्शन पोटेंशियल को पहुंचा देते हैं। तो पहले ऊपर आके पास फैला एट्रियम, एक दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट कर गए, फिर थोड़ा सा एवी नोड की वजह से डिले आया, और थोड़ी ही देर बाद सारे वेंट्रिकल्स में बात फैल गई, क्योंकि परकिंजी फाइबर बड़ी तेज़ी से कंडक्शन स्पीड होती है। सबसे फास्ट कंडक्शन स्पीड आपके परकिंजी फाइबर्स की होती है, और सबसे फास्ट जो इम्पल्सिव फॉर्मेशन है वो आपके एसए नोड की होती है, इसलिए एसए नोड को पेस मेकर भी कहा जाता है। ये तो होगा आपके पास नॉर्मल रिदम। अब एरिथमिया कब आएगा? अगर इसकी जो नॉर्मल इम्पल्स फॉर्मेशन थी उसमें कोई मसला आ गया, यानी कि ये हर मिसाल के तौर पे 1 मिनट में 72 इम्पल्स भेज रहा था, अगर इसने कम ज़्यादा कोई भी गड़बड़ कर दी है तो एरिथमिया आ जाएगा। या फिर ये तो नॉर्मल है, आगे कहीं ना कहीं कंडक्शन में कोई मसला आ गया है, कहीं ब्लॉक आ गया है, कहीं काम लंबा हो गया, कंडक्शन में कोई ना कोई इशू आ जाए। तो दो तरह के हो जाते हैं, एक एबनॉर्मल ऑटोमेसिटी, एसए नोड में गड़बड़ हो गई है, या एवी नोड ने कहा एसए नोड को कहो मैं अपनी इम्पल्स खुद बनाऊंगा, या एवं किसी टॉपिक जगह पे यहाँ पे किसी ने कहा भाई मैं अपनी इम्पल्स खुद बनाऊंगा। ठीक है, तो या तो इम्पल्स जनरेशन में मसला होता है या फिर इम्पल्स कंडक्शन में मसला होता है। तो बात क्लियर हो गई। जनरेशन में क्या मसले होते हैं, कंडक्शन में क्या मसले होते हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं जनाब, अभी कर लेते हैं। पहली तो बात ये है, ये जो आपका एसए नोड है ना, यहाँ पे इतनी डिटेल से नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं भी कैडर से कुछ बातें आपको बता रहा हूँ। जो आपका एसए नोड है ना, उसका जो रिदम है उसको कंट्रोल कर सकता है आपका पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि जो रेट ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन है उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रहे होते हैं आपके सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो अगर उनकी कोई अबनॉर्मैलिटी हो जाए, कोई आयन ज़्यादा कम होने की वजह से कोई एक ज़्यादा सिस्टम चल जाए, पैरासिम्पैथेटिक ज़्यादा चल जाए या सिम्पैथेटिक ज़्यादा चल जाए, तो वो टेकीकार्डिया, ब्रेडीकार्डिया, इस तरह की आपकी इम्पल्स में खराबियां कॉज कर सकते हैं। पहली तो बात ये हो गई। जेनेटिकली भी पेस में किसी का खराब हो सकता है। ठीक है, तो पहले तो हमने देख लिया आपके पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स का मसला हो सकता है। दूसरा हमने कह दिया कि जी जेनेटिकली भी कोई आपके पास इम्पल्स फॉर्मेशन में मसले, अभी हम देख रहे हैं इम्पल्स फॉर्मेशन में क्या मसले आ रहे हैं, फॉर्मेशन के मसले हम स्टडी कर रहे हैं। एक हमने देख लिया एएनएस, दूसरा हमने ये बात देख ली। तीसरा जनाबे वाली आपके पास ना होते हैं, अब देखो मैं इसलिए कहा था पहले हम, चलो खैर, ये जब आपका एक एक्स्ट्रा पोटेंशियल डेवलप हो रहा होता है ना, तो ये रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, फिर एक अचानक डीपोलराइजेशन होती है, हल्की सी डीपोलराइजेशन, प्लेटू, और फिर ये कंप्लीट रीपोलराइजेशन। इसको हम कहते हैं आपके पास फेज़ 4। फिर ये होता है फेज़ 0, हल्का सा नीचे आना फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, और ये दोबारा आ गया आपके पास फेज़ 4। सही होगी बात। अब बेसिकली जब एक पोटेंशियल, अब आपका ऐसे नोड है वो बैठे बैठे अचानक उसको कॉन्ट्रैक्शन का सूझ जाती है, तो होता क्या बेसिकली फेज 4 के दौरान हल्का हल्का करते करते वो थ्रेश होल्ड तक पहुंच जाता है, और थ्रेश होल्ड तक पहुंचने की वजह से एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। अब ऐसे नोड में ये वाला जो काम है ना, यानी कि थ्रेश होल्ड तक पहुंचना, ये बहुत तेजी से होता है, सबसे ज़्यादा तेजी से ऐसे नोड में ही होता है। इसी वजह से ऑटोमेसिटी और ऐसे नोड सबसे तेज है। ठीक होगी बात। वरना ये कुछ ना कुछ ऑटोमेसिटी एवी नोड की भी होती है, तो लेकिन ऐसे नोड चूंकि ज़्यादा तेजी से पहुंचता है थ्रेशोल्ड तक, इसलिए ऐसे नोड ज़्यादा इंपल्सेस जनरेट कर पाता है, और ऐसे नोड को हम पेस मेकर मान लेते हैं। हम कहते हैं आप ही गुरु आप ही मुर्शद। ओके जी। परकिंजी फाइबर्स के अंदर भी थोड़ी बहुत ये वाली एक्टिविटी होती है, थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ जाने का पोटेंशियल होता है। तो कभी अगर यहाँ पे कोई ऐसा मसला हो गया कि परकिंजी फाइबर्स ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जाना शुरू होगा, जिस तरह मिसाल के तौर पर कई दफ़ा
हाइपोकैलीमिया में ऐसा होता है कि प्रिकिंजी फाइबर्स भी ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जाना शुरू होते हैं, तो फिर हो सकता है कि कोई इम्पल्स जनरेशन प्रिकिंजी फाइबर्स भी कर लें। समझो की बात, तो इम्पल्स जनरेशन प्रिकिंजी फाइबर्स में भी हो सकती है, तो प्रिकिंजी फाइबर आपकी इम्पल्स जनरेशन में प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं। ये ऑलरेडी डिस्कस हो गई। फिर अब यहाँ पे उन्होंने एक बात डिस्कस की हुई है जिसको कह रहे हैं लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम। इसमें बेसिकली होता ये है कि जो आपकी जो ईसीजी होती है उसमें क्या होता है जी, एक हो गया पी, एक हो गया क्यूआरएस और फिर एक होगी टी वेव। इसको अपने एक्शन पोटेंशियल के साथ बहुत अच्छे से जहन में रखना है। जब एट्रियम के अंदर डीपोलराइजेशन होती है तो आपके पास बनती है पी वेव, ठीक है। जब वेंट्रिकल के अंदर ये वाला फेज आया, ये फेज 0 डीपोलराइजेशन वाला फेज आया, तो इस डीपोलराइजेशन के दौरान बनता है आपका ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कब बन रहा है ये? डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। इस सारे दौरानी में वेंट्रिकल अभी डीपोलराइज्ड ही है, जैसा कि आप देख सकते हो प्लेटो वाला फेज चल रहा है, ठीक है। और जब रीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल होती है तो उस दौरानी में बनती है आपकी ये टी वेव। रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल में आपकी टी वेव बनती है। या तो बात समझ में आ गई। तो लॉन्ग क्यू टी सिंड्रोम का मतलब ये है कि ये आपके पास क्यू है और ये आपके पास टी है, तो मतलब है क्यू और टी में फासला बढ़ गया है। ये कब बढ़ेगा? जब आपके एक्शन पोटेंशियल की ड्यूरेशन बढ़ जाएगी। अब इस एक्शन पोटेंशियल की ड्यूरेशन कब बढ़ती है? अगर रीपोलराइजेशन डिलेड हो जाए। यहाँ पे रीपोलराइजेशन क्यों होती है? पोटेशियम इनफ्लक्स की वजह से होती है। तो अगर पोटेशियम चैनल्स इनहिबिटर दे दो आप, तो जाहिर बात है पोटेशियम चैनल इनहिबिटर की जरूरत में ये आपके पास रीपोलराइजेशन थोड़ी देर बाद जाके होगी और हम कहेंगे कि जी इसको तो हो गया लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम, ठीक होगी बात। या फिर किसी इंसान को हाइपोकैलीमिया हुआ है, अब ये पॉइंट बिग कैट में लिखा हुआ है, हाइपोकैलीमिया की वजह से भी बाहर पोटेशियम कम होगा, क्योंकि पोटेशियम ने रीपोलराइजेशन करवानी होती है, इसलिए रीपोलराइजेशन थोड़ी सी डिलेड हो सकती है। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा? लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम हो जाता है। या वैसे किसी का हार्ट रेट बहुत स्लो है, एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन थोड़ी लंबी हुई है, ठीक है। तो इन सारी कंडीशन में लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम हो सकता है। लेकिन लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम जिसको टॉर्साइडस डी पॉइंटस भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत सारे ड्रग्स भी इसको कॉज कर रहे होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स इसको कॉज कर सकते हैं। तो बहुत सारे एंटी एरिथमिक ड्रग्स की एक टॉक्सिसिटी है जिसको हम कहते हैं लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम। इसलिए लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम या टॉर्साइडस डी पॉइंटस जो वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये तो हमने सारा डिस्कस कर लिया इंपल्स की फॉर्मेशन के मसले। अब इंपल्स की कंडक्शन में भी तो मसले हो सकते हैं ना। ये कंडक्शन वाले मसले जो मिनी कैट जो मैंने लिखे हुए इसमें ब्रीफली आपको बताता हूँ। भाई कंडक्शन में सबसे जो कॉमन मसला होता है वो ये होता है कि जो एवी नोड होता है वो आपके पास इनहिबिट हो जाता है। एवी नोड सही तरीके से इंपल्सेस को आगे भेजता नहीं, जिसको आप कहते हो एवी नोड ब्लॉक। अब इसमें ब्लॉक 1, स्टेज 1, स्टेज 2, 3 तरह के ब्लॉक होते हैं। खैर एवी नोड का जो ब्लॉक है वो बड़ा कॉमन है, और अगर एवी नोड ने कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया तो फिर ऊपर से कोई सिग्नल नीचे जाने नहीं देगा। थोड़ी देर बाद वेंट्रिकल्स कहेंगे यार ऊपर से सिग्नल आ नहीं रहे, हम खुद कंट्रैक्शन शुरू कर देते हैं, तो वेंट्रिकुलर एस्केप हो जाता है। यानी कि वेंट्रिकल ऐसे नोड के असर से एस्केप कर जाता है और खुद अपनी कंट्रैक्शंस के बनाना शुरू कर देता है, खुद अपने आप को पेसमेकर बना लेता है। तो एवी नोड ब्लॉक जो होते हैं, फर्स्ट डिग्री ब्लॉक, सेकंड डिग्री ब्लॉक, थर्ड डिग्री ब्लॉक, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। दूसरा कंडक्शन में जो मसले आते हैं वो होते हैं री एंट्री सर्किट्स के। यानी कि अब आपके पास ये ऊपर, यार एक तो ड्राइंग ऐसे तेज वक्त में बड़ी ख़राब सी होती है, ये आगे पास नीचे वेंट्रिकल हो गए, ये ऊपर आगे पास एट्रियम हो गए। अब बजाय इसके कि सिग्नल्स आएँ और सारे आगे एवी नोड पर टर्मिनेट कर जाएं और फिर आगे एवी नोड में जाएं और सारे जाके ख़त्म हो जाएं, ठीक है, एक दफ़ा स्प्रेड करें और स्प्रेड करके ख़त्म हो जाए, उसकी वजह होता क्या है? सिग्नल घूमा, टर्मिनेट करने के बजाय दोबारा वापस चल पड़ा, लो जी ये तो चलता ही जाएगा। इसको कहते हैं री एंट्री सर्किट, के वापस चल पड़ा। तो ये री एंट्री सर्किट्स हो जाते हैं। इसमें बिग कैट में एक टर्म यूज की हुई उन्होंने, वो है वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपके पास एट्रियम के अंदर भी री एंट्री सर्किट्स हो रहे होते हैं, एवी नोड के अंदर भी, वेंट्रिकल्स के अंदर भी। ये एनाटॉमिकल कंडीशन होती है जिसमें मतलब मॉर्फोलॉजिकली स्ट्रक्चरली हार्ट की थोड़ी चेंजेस हो जाने की वजह से री एंट्री सर्किट्स होते हैं। वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में, भाई इतना याद रख ले, वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में री एंट्री सर्किट्स होते हैं और वो एट्रियम में भी होते हैं, वेंट्रिकल में भी होते हैं। ओके ओके बात। फिर कई दफा होता यह है कि इंपल्स जब गुजर रही होती है तो गुजरते गुजरते वो कुछ डॉटर इंपल्सेस को जनरेट कर देती है, ठीक है। तो वो जो नॉर्मल इंपल्स थी वो तो गुजर ही रही थी, डॉटर इंपल्स किसी और तरफ गुजर गई, बजाय इसके कि सारे मसल्स एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कोई मसल जल्दी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कोई देर से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इस तरह की गड़बड़े होना शुरू हो जाती हैं। ये गड़बड़े हो सकती हैं डॉटर इंपल्सेस की वजह से। ये भी आपके पास कंडक्शन ही का एक मसला आ रहा है, ठीक है। कंडक्शन के हमने 2-3 तरह के मसले डिस्कस कर लिए हैं। री एंट्री सर्किट डिस्कस कर लिए हमने, उसके अलावा वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम डिस्कस कर लिया, उसके अलावा हमने डॉटर वालों को डिस्कस कर लिया। फिर आखिरी बात जो री एंट्री सर्किट्स है ना बिग कैट में, उसकी 3-4 वजूहात बताई हुई उन्होंने। एक तो वजह वो ये कहते हैं कि भाई देखो, अच्छा नॉर्मली होता क्या है,
ये आपका कोई भी समझ लो, ये वेंट्रिकल है, कोई भी चीज़ है, यहाँ से इम्पल्स जा रही है, डीपोलराइजेशन ट्रैवल करती जा रही है। डीपोलराइजेशन ट्रैवल करते 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 जब यहाँ तक पहुँचती है ना, तो अभी ये मसल रिफ्रैक्टरी पीरियड में ही चल रहा है, ये मसल पूरी तरह से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में नहीं आ सका। तो जब नहीं आएगा तो ये सारी बातें स्टिमुलेट नहीं होगा, जब ये स्टिमुलेट नहीं होगा तो ये इम्पल्स जो है वो डेथ हो जाएगी, उसकी लॉजिक काम खत्म, डेथ हो गई, इम्पल्स चली और डेथ हो गई। अब री एंट्री कब होती है? मिसाल के तौर पे यहाँ पे कोई, या यहाँ पे कोई हल्का सा ब्लॉक था, तो ये इम्पल्स जाते हुए बड़ी स्लो हो गई, स्लो स्लो स्लो, यहाँ से थोड़ी सी लड़ाई की इसने, लड़ाई करके फिर आई। अब चूंकि लड़ाई करके आने की वजह से ये थोड़ी सी लेट हो गई है, तो जब तक ये पहुंचेगी यहाँ पे रिफ्रैक्टिव पीरियड खत्म हो चुका होगा, तो ये आगे फिर चलती जाएगी, लॉजिक काम चालू। तो पहली वजह होगी ब्लॉक। दूसरी वजह होती है कि आपके पास इम्पल्स जो है वो वैसे ही स्लो है, कंडक्शन ही स्लो हो रही है। जब कंडक्शन स्लो होगी, जारी बात है वो जब यहाँ तक पहुंचेगी तो यहाँ का रिफ्रैक्टिव पीरियड खत्म हुआ हुआ होगा। तीसरी वजह ये होती है कि आपका यहाँ का जो रिफ्रैक्टरी पीरियड ड्यूरेशन है वही छोटा हो गया। इम्पल्स टाइम से पहुंच गई थी, लेकिन रिफ्रैक्टिव पीरियड ड्यूरेशन ही छोटा हो गया। सही होगी ना बात? तो ये आपके पास मुख्तलिफ कॉजेज हो सकती हैं। यहाँ पे उन्होंने कुछ और भी बताई है कि इस्कीमिया की वजह से भी हो जाता है, कि आमतौर पे इम्पल्स ने जाना था और दोनों तरफ से जाके उसने डेथ हो जाता है, लेकिन एक जगह पे हो गया इस्कीमिया। जब एक जगह पे इस्कीमिया हो गया तो दूसरे रास्ते से घूम के आना पड़ा इम्पल्स को, जितनी देर में दूसरे रास्ते से घूम के आती है वो इतनी देर में रिफ्रैक्टिव पीरियड खत्म हो चुका होता है, वो जनाबे वाली इस तरह की इम्पल्स जनरेट हो जाती हैं। तो ये बहुत सारी कंडक्शंस की एबनॉर्मेलिटीज हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि जनाब आपकी इम्पल्स फॉर्मेशन में भी एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, इम्पल्स कंडक्शन में भी एबनॉर्मेलिटी हो सकती है। ओके की बात। अब आते हैं हमारे पास नॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द कार्डियक सेल, यानी कि जो एक्सियम पोटेंशियल ड्यूरेशन होती है, सॉरी जो एक्सियम पोटेंशियल जनरेट हुआ है, जिसमें आपके पास फेज 0 1 2 3 4 होते हैं, इसमें क्या चक्कर चल रहे होते हैं। अब हम देखते हैं जी नॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द कार्डियक सेल। तो एक्शन पोटेंशियल की हमारी शेप किस तरह की होती है? इस तरह का होता है एक्शन पोटेंशियल। सबसे पहले हमारे पास रेस्टिंग स्टेज में होता है, जिसको हम कहते हैं फेज 4, ठीक है। ये डीपोलराइजेशन पहली फेज होती है एक्शन पोटेंशियल की, ये कहलाएगी फेज 0, फिर फेज 1, प्लेटो वाली फेज 2, रीपोलराइजेशन वाली फेज 3, और दोबारा रेस्टिंग कंडीशन में आ गया फेज 4। तो 0 1 2 3 4 हमारे पास टोटल 5 स्टेजेस होती हैं, ठीक है, क्योंकि 4 के अलावा 0 भी एक है, तो टोटल 5 स्टेजेस होती है हमारे पास। ये हमने देखा 0 1 2 3 4। अब सबसे पहले जो आपने स्टडी करनी है वो होते हैं हमारे पास फनी चैनल्स, ठीक है, या उनको INAF भी लिखते हैं, फनी चैनल्स होते हैं ये। इनमें होता बेसिकली ये है कि जब रेस्टिंग कंडीशन में है, कोई एक्शन पोटेंशियल नहीं आ रहा, कोई पीछे से न्यूरॉन मसल को स्टिमुलेट नहीं कर रहा, लेकिन खुद ब खुद आपका ये एक सेल है ना, ये देखो जी, ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है। अब ये जो फनी चैनल्स हैं ये थोड़े बहुत परमेबल होते हैं सोडियम के लिए। अब कुछ ना कुछ कह लो, यहाँ पे सोडियम की एंट्री हो जाएगी, और सोडियम की एंट्री की वजह से आहिस्ता आहिस्ता डीपोलराइजेशन होगी, क्योंकि आपको पता है नॉर्मली अंदर से मेम्ब्रेन बहुत नेगेटिव होती है, बाहर से काफ़ी पॉजिटिव होती है। ये होती है आपके पास पोलराइज्ड स्टेट। तो जब पॉजिटिव आइंस अंदर आएंगे तो ये जो नेगेटिविटी है ये कम होगी, ठीक है। जब नेगेटिविटी कम होगी, मेम्ब्रेन थोड़ा सा ऊपर की तरफ को जाएगा, ये करते करते थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाएगा। थ्रेशोल्ड तक पहुंचने में आपके फनी चैनल्स ने किरदार अदा किया है, और इन फनी चैनल्स को इनहिबिट करता था आपका आइवाब्रिडीन, ठीक है। तो हम कहते हैं आइवाब्रिडीन जो होता है वो आपके एक्शन पोटेंशियल को जनरेट होने से ही रोकता है, हार्ट रेट को ही स्लो करता है। खैर एनीवेज, जब ये पहुंच गया आपके पास थ्रेशोल्ड तक, थ्रेशोल्ड पे पहुंचते ही रैपिड सोडियम चैनल्स ने ओपन हो जाना होता है। अब आप कहेंगे यार पहले भी तो सोडियम चैनल्स ही ओपन थे, लेकिन ये थे फनी सोडियम चैनल्स, ये तो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी बहुत सोडियम की एंट्री करवा रहे थे, जिससे सिर्फ थ्रेशोल्ड तक पहुंचा है। थ्रेशोल्ड के पहुंचने पे आपके पास रैपिडली एक्टिंग सोडियम चैनल्स ने ओपन होना है, और ढेरों ढेर आपका सोडियम इन्फ्लक्स होना शुरू हो जाता है। जो सोडियम चैनल होता है, अगर मैं एक ये बाइलिपिड मेम्ब्रेन बनाऊं तो उसमें आपके पास 2 गेट्स होते हैं सोडियम चैनल के। एक होता है उसका एक्टिवेशन गेट, और एक होता है उसका इनएक्टिवेशन गेट, ठीक है। ये मैंने इस तरह से एक मेम्ब्रेन बनाई है, ठीक है। ये एक गेट होगा, ये दूसरा गेट हो गया, और ये दरमियान में आपके पास सोडियम चैनल बना हुआ है। नॉर्मल रूटीन में ये होता है कि सोडियम चैनल का जो एक्टिवेशन गेट है वो आपके पास क्लोज्ड होता है, और इनएक्टिवेशन गेट ओपन होता है। नॉर्मल रूटीन में ऐसे होता है। जैसे ही ये एक्शन पोटेंशियल आया तो ये एक्टिवेशन गेट ओपन हो गया है। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आया तो ये इनएक्टिवेशन वैसे का वैसे ही है, और ये एक्टिवेशन गेट जो है वो ओपन हो गया। तो यहां से यहां पे हो गया आपके पास फेज 0 के दौरान, ये था फेज 4 के दौरान, ये हो गया है फेज 0 के दौरान। इसमें फौरन सोडियम की जो है वो इन्फ्लक्स होना शुरू हो जाएगी, धड़ाधड़ सोडियम की इन्फ्लक्स होती है। एक्टिवेशन गेट बाहर वाली साइड पे होता है, यानी आउटसाइड द सेल वाली साइड पे। इनएक्टिवेशन गेट अंदर वाली साइड पे है, इनसाइड द सेल वाली साइड पे। अच्छा जी, जैसे ही ये आपके पास आगे गया, सोडियम का धड़ाधड़ इन्फ्लक्स होना शुरू हो गया है। थोड़ी ही देर बाद जो इनएक्टिवेशन गेट है ना, ये बंद हो जाता है, ठीक है। यानी कि थ्रेशोल्ड आया,
एक्टिवेशन गेट खुला और इनएक्टिवेशन गेट बंद हुआ, लेकिन एक्टिवेशन गेट बहुत तेज होता है, इनएक्टिवेशन गेट थोड़ा सा स्लो होता है, इसलिए एक्टिवेशन गेट फौरन खुल जाता है और इनएक्टिवेशन गेट बंद होते होते थोड़ा सा टाइम लगता है। चूंकि एक्टिवेशन गेट फौरन खुल जाता है तो दरमियान में एक ऐसा फेज आता है जिसमें एक्टिवेशन गेट भी खुला हुआ है और इनएक्टिवेशन गेट भी खुला हुआ है, और इसी फेज को हम फेज 0 कहते हैं। इसी के अंदर सोडियम का इन्फ्लक्स होता है। जैसे ही इनएक्टिवेशन गेट क्लोज हो जाएगा, यानी कि सोडियम कहता है बस बहुत हो गया यार, इनएक्टिवेशन गेट कहता है कि भाई मैं नहीं आने दूंगा, ठीक है, तो हीट हो जाता है, जिद पकड़ लेता है, जिद्दी हो जाता है, तो साथ ही आपके पास सोडियम का इन्फ्लक्स खत्म हो जाता है। यहाँ पे आपके पास सोडियम का इन्फ्लक्स खत्म हो गया, लेकिन इतने दरमियान के अंदर डीपोलराइजेशन हो चुकी है, इतना सोडियम का इन्फ्लक्स हो गया है कि मेम्ब्रेन जो है ऊपर की तरफ चली गई है, पोटेंशियल जो है वो अंदर से पॉजिटिव हो गया। अब क्या होगा जनाब वाली, अब आपका पोटेशियम चैनल्स खुलेंगे। इस यहाँ पे जब पोटेंशियल आपके पास 0 मिलीवोल्ट पे चला जाए या प्लस 35 मिलीवोल्ट पे चला जाए तो यहाँ पे आपके पास पोटेशियम चैनल्स ओपन होते हैं, और पोटेशियम जो कि सेल के अंदर होता है, इसलिए पोटेशियम का ई फ्लक्स होना शुरू होता है, पोटेशियम बाहर जाना शुरू करता है। अब जब एक पॉजिटिव आयन बाहर जाना शुरू होगा तो जाहिर सी बात है अंदर नेगेटिविटी आना शुरू होगी, तो ये आप देखते हैं नेगेटिविटी दोबारा आना शुरू हो गई, जिसको आपने फेज 1 कह दिया। ओके होगी बात। एक और चैनल होते हैं कैल्शियम चैनल। कैल्शियम चैनल भी ओपन होते हैं जब आपके पास थ्रेशोल्ड आता है, लेकिन थ्रेशोल्ड आने के बाद सोडियम चैनल्स रैपिडली ओपन हो गए, फौरन ओपन हो गए। कैल्शियम चैनल्स थोड़ी देर बाद ओपन होते हैं, थोड़े स्लो होते हैं। कैल्शियम चैनल थोड़े से सुस्त से हैं, ये ओपन भी देर से होते हैं और क्लोज भी देर से होते हैं। सोडियम देखो जैसे ही थ्रेशोल्ड आया रैपिडली ओपन हुआ, मिली सेकंड्स के अंदर ये काम हुआ और फौरन क्लोज हो गया, ठीक है, तो ये तो बड़ा सोडियम था। लेकिन जो कैल्शियम है वो यहाँ पे थ्रेशोल्ड आया कोई इधर जाके, यानी कि यहाँ पे ये इस एक्सेस पे टाइम होता है ना आपके पास, तो ये देखो कोई इतनी देर बाद जाके कैल्शियम चैनल खुलेगा और फिर यहाँ पे जाके कैल्शियम चैनल बंद हो रहा है, तो ये देखो कितनी देर बाद खुल रहा है और फिर बहुत ही देर बाद जाके बंद हो रहा है। ओके ओके बात। तो कैल्शियम चैनल थोड़ा सा सुस्त चैनल होते हैं। तो दाएं वाली जब ये पोटेशियम की निकलना शुरू हुआ था, मेम्ब्रेन अभी रीपोलराइज होना शुरू हुई ही थी कि कैल्शियम को याद आया, ओह मैंने तो खुलना था, अब कैल्शियम चैनल खुल गया है, ठीक है। सोडियम इनएक्टिव हो चुके हैं, ये सोडियम वाले भूल जाएं आप, ये क्योंकि इनएक्टिवेशन गेट इनका बंद हो चुका है, ये भी जिद्दी हुए हैं कि हमने नहीं खुलना, ऐसी की तैसी। अच्छा जी, अब कैल्शियम चैनल खुल गया। जैसे ही कैल्शियम चैनल खुलेगा तो कैल्शियम का इन्फ्लक्स होना शुरू हो जाएगा। अब क्या हो रहा है, एक पॉजिटिव आयन बाहर जा रहा है, एक पॉजिटिव आयन अंदर आ रहा है, तो ना मेम्ब्रेन का पोटेंशियल बढ़ेगा ना मेम्ब्रेन का पोटेंशियल कम होगा। इस फेज को हम ना देते हैं फेज 2, प्लेटू फेज। ये प्लेटू है, एक्चुअल मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो एक ही जगह पर स्टैग्नेंट हो गया है। ओके हो गई बात। अच्छा जी, थोड़ी मतलब अब जाके कैल्शियम चैनल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जाके क्लोज हो जाते हैं। मैंने बताया था कि काफ़ी स्लोली क्लोज होते हैं, तो काफ़ी टाइम बाद कैल्शियम चैनल क्लोज होते हैं, और जैसे ही कैल्शियम चैनल क्लोज होंगे तो अब एक ही पोटेंशियल रह गया, एक ही करंट रह गया। वो कौन सा करंट है, पोटेशियम का बाहर जाना। पोटेशियम जो कि बाहर जाई जा रहा है, इसलिए अब रीपोलराइजेशन हो जाएगी। और पोटेशियम कब इनएक्टिव होता है, पोटेशियम तब इनएक्टिव होता है जब ये दोबारा मेम्ब्रेन के पोटेंशियल को रीगेन कर लेता है, जब ये रीपोलराइजेशन को कंप्लीट कर लेता है, जब ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे सेल को ले जाता है, ठीक है। तो वहां पर जाने के बाद जो आपका पोटेशियम है वो जाने वाली क्लोज हो जाएगा। यहाँ तक बातें समझ में आ गई, क्लियर हो गई। अब एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ, ऐसे नोड में, एवी नोड में, ये जो नोड्स है ना, इन नोड्स में फेज 0 जो है, यानी कि जो मेन डीपोलराइजेशन है, वो सोडियम चैनल्स की वजह से नहीं होती, बल्कि ये डीपोलराइजेशन भी कैल्शियम चैनल्स की वजह से होती है। समझे मेरी बात को, जो डीपोलराइजेशन है ये भी कैल्शियम चैनल्स की वजह से होती है। तो एक बात हमें पता है, कैल्शियम चैनल्स थोड़े से सुस्त होते हैं, ठीक है, इसलिए ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल, अच्छा इनका जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो थोड़ा सा, सोडियम वाला तो फौरी तौर पर डीपोलराइज हो गया था ना, इनका एक्शन पोटेंशियल थोड़ा सा यूं करके बनता है, थोड़ा स्लोली बनता है, पहली बात। दूसरी बात आप देखिएगा, यहाँ पे प्लेटू किस वजह से बन रहा था, कैल्शियम चैनल्स के खुलने की वजह से, ठीक है। नॉर्मल जो आपके, अब ये कौन से सेल्स हैं, परकिंजी सेल्स हो गए, एट्रिया के मसल सेल्स हो गए, वेंट्रिकल्स के मसल सेल्स हो गए, उन सब में यही वाला चल रहा होता है, सोडियम से एंट्री और प्रॉपर 0 1 2 3 4 इस तरह चल रहा होता है। लेकिन ऐसे नोड में और एवी नोड में, ठीक है, इन नोड्स में ये हो रहा है कि कैल्शियम की एंट्री की ही वजह से डीपोलराइजेशन हो रही है। थ्रेशोल्ड तक तो जैसे पहुंचे सो पहुंचे ना, वो तो आप फनी चैनल्स की वजह से पहुंचते हैं, ठीक है, वो तो जो पहुंचे सो पहुंचे, वो काम सेम है। लेकिन थ्रेशोल्ड तक पहुंचने के बाद जो मेन डीपोलराइजेशन आई है वो कैल्शियम की वजह से आ रही है। पहला फर्क क्या पड़ा, डीपोलराइजेशन बड़ी स्लोली आएगी, और दूसरा फर्क ये पड़ा है कि बस जब पोटेशियम ने अंदर आना शुरू किया, कैल्शियम क्लोज हुआ, तो बस रीपोलराइजेशन हो जाएगी, वो प्लेटू श्लेटू वाला काम ही नहीं होना, ठीक है। तो याद रखना है, ऐसे नोड में और एवी नोड में उनका जो एक्शन पोटेंशियल होता है, पहली बात उनकी डीपोलराइजेशन कैल्शियम इन्फ्लक्स की वजह से होती है, दूसरी बात उनके मेम्ब्रेन पोटेंशियल में फेज 1 और फेज 2 नहीं होता,
क्योंकि ये 1 तो था हल्की सी रीपोलराइजेशन और 2 था प्लेटू। इनमें 1 और 2 नहीं होता, इनमें डायरेक्ट फेज 4, ये फिर हुआ फेज 0, 1 और 2 में वापस होगी रीपोलराइजेशन फेज 3, फिर फेज 4। ये वाला चक्कर चलता है आपके पास एसए नोड में भी और एवी नोड में भी। ओके होगी बात। अब मैं आपको एक और बताता हूँ, कभी भी मैं आपसे कहूँ कि जी कंडक्शन वेलोसिटी किस स्पीड से जो एक्शन पोटेंशियल है वो ट्रैवल कर रहा है, वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है। तो आपको पता है जब भी आपके पास कंडक्शन वेलोसिटी होती है, वो एक न्यूरॉन होता है ना, एक जगह पे एक्शन पोटेंशियल आया, वो साथ वाले को भी जनरेट कर देता है, वो साथ वाले मतलब इस तरह से एक्शन पोटेंशियल जो है या डीपोलराइजेशन जो है वो स्प्रेड होती है। ठीक है, तो इसका मतलब है जितनी तेजी से डीपोलराइज होगा अगला भी जितनी तेजी से डीपोलराइज होते चले जाएंगे उतना ही तेज आगे को जाएगा, उतनी ही तेज कंडक्शन वेलोसिटी होगी। तो कंडक्शन वेलोसिटी डिपेंड करती है स्पीड ऑफ डीपोलराइजेशन पे, यानी कि फेज 0 पे। जितनी ये स्टीप स्लोप होगी उतनी ही कंडक्शन वेलोसिटी ज़्यादा है, और जितनी ये ढीली स्लोप होगी उतनी ही कंडक्शन वेलोसिटी कम है। ओके होगी बात। तो एक बात हमने डिस्कस कर ली कि जो हमारी कंडक्शन वेलोसिटी है वो डिपेंड कर रही होती है फेज 0 पे, या डीपोलराइजेशन कितनी तेजी से हो रही है इस पर डिपेंड कर रही है कंडक्शन वेलोसिटी। तो यहाँ से आपको ये बात समझ में आ जाए कि एवी नोड और एसए नोड इनकी कंडक्शन वेलोसिटी थोड़ी होती है। ओए याद करो, एट्रियो वेंट्रिकुलर डिले, हमने कहा नहीं था कि एट्रियम में इंपल्स बड़ी तेजी से फैल जाती है, फिर एवी नोड थोड़ा सा डिले करवाता है और फिर उसके बाद वेंट्रिकल में फैलती है। इसी वजह से तो पहले एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अगर ये डिले ना होता तो ऐसे पूरे हार्ट में स्प्रेड हो जाता, पूरा हार्ट इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट कर जाता। तो याद है ना, एवी डिले था, इसका तो मतलब है एवी नोड के अंदर कंडक्शन स्पीड स्लो थी। उसकी एक रीजन ये भी है कि देखो ये जनाब, एक तो वजह होती है उसमें गैप जंक्शन थोड़े होते हैं, लेकिन एक वजह ये भी है कि एक्शन पोटेंशियल की फॉर्मेशन ही स्लो हो रही है आपके पास एवी नोड के अंदर। ये बात भी समझ में आ गई। फिर एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिफ्रैक्टरी पीरियड वो दौरानिया होता है जिसमें अभी सोडियम का इनएक्टिवेशन गेट क्लोज हुआ है और सोडियम ने जिद पकड़ी है कि खबरदार जो कोई और नर्व आई, खबरदार जो कोई और सिग्नल आया, मैंने सोडियम की एंट्री होने नहीं देनी। ठीक है, सोडियम चैनल को दोबारा रिवाइज करें तो हमने कहा था जैसे ही पोटेंशियल आता है इन एक्टिवेशन गेट फौरन ओपन हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद इन एक्टिवेशन गेट जिद पकड़ के क्लोज हो जाता है। यहाँ पे एक्टिवेशन गेट ओपन हो गया था, यहाँ पे इन एक्टिवेशन गेट क्लोज हो गया था, और इन एक्टिवेशन गेट काफी देर तक क्लोज रहता है। ये सारे इस टाइम में ये यहाँ तक इन एक्टिवेशन गेट क्लोज रहता है, जिद्दी रहता है। तो जिस दौरानिया में इन एक्टिवेशन गेट क्लोज है उस दौरानिया में कोई और इंपल्स जनरेट नहीं होती, उसको हम कहते हैं ये चल रहा है रिफ्रैक्टरी पीरियड। ओके होगी बात, रिफ्रैक्टरी पीरियड को सबसे में आ गया। अब जितना लंबा एक्शन पोटेंशियल होगा, जितनी ज्यादा देर लगेगी वापस इधर आने में, वापस रेस्टिंग मेरिडियन पे आने में, उतना ही लंबा रिफ्रैक्टरी पीरियड होगा। ओके होगी बात, जितना लंबा एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन होगा उतना लंबा रिफ्रैक्टरी पीरियड होगा। तो एक चीज हम देखिए कंडक्शन फेज 0 पर डिपेंड करती है, दूसरी चीज रिफ्रैक्टरी पीरियड होती है वो आपके पास एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन पे भी डिपेंड कर रहा होता है। उसके अलावा मेम्ब्रेन पोलराइजेशन पे भी डिपेंड कर रहा होता है। अभी हम आगे जाते हैं जी, ये देखिएगा ये वाला जो सारे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिए। अच्छा ओए ये तो बताना भूल गया, जो कैल्शियम चैनल जिनसे ये एंट्री होती है ना एसए नोड में, एक नोड में मैंने बताया था कैल्शियम रोल प्ले कर रहे होते हैं। अब वो सारी बातें बड़े खास कैल्शियम चैनल जो कि डीपोलराइजेशन करवा रहे हैं, उन कैल्शियम चैनल्स को हम कह रहे होते हैं एल टाइप कैल्शियम चैनल्स। ओके हो गई ना बात, एल टाइप कैल्शियम चैनल होते हैं, भूलोगे तो नहीं ना, बेस्ट हो गया जी। अच्छा, अभी जो सोडियम चैनल है ना, कुछ सोडियम चैनल ऐसे होते हैं जो कि थोड़ा सा डिलेड इन एक्टिवेशन होती है। अब आपको पता है एक ये सोडियम चैनल है, ये उसका होता है एक्टिवेशन गेट, ये होता है उसका इन एक्टिवेशन गेट। एक्टिवेशन गेट जैसे ही ओपन हुआ आपके पास डीपोलराइजेशन होना शुरू हो गई, और हमने कहा था थोड़ी ही देर बाद इन एक्टिवेशन गेट क्लोज होता है, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन का अमल रुक जाता है, क्योंकि असल जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ ना वो तो आपके सोडियम ने किया। ठीक है, अब कुछ सोडियम चैनल्स होते हैं जो कि इनएक्टिवेट होने में थोड़ा सा टाइम लगाते हैं, उनका इनएक्टिवेशन गेट थोड़ी ज़्यादा देर बाद क्लोज होता है। तो ऐसों में क्या होगा, डीपोलराइजेशन ज़्यादा हो जाएगी और फिर जारी बात है एक्शन पोटेंशियल थोड़ा तगड़ा डेवलप हो गया है, थोड़ी ज़्यादा देर के लिए वो एक्शन पोटेंशियल रहेगा। तो इस ज़्यादा देर के जब एक्शन पोटेंशियल रहता है तो ज़्यादा तगड़ी किस्म की कॉन्ट्रैक्शन होती है। ये वाला सिलसिला होता है आपके पास वेंट्रिकुलर सेल्स में। आपको पता है वेंट्रिकल की जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो ज़्यादा तगड़ी होती है। तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने, अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम चैनल्स inactivate more slowly and may contribute to the long duration of Purkinje and ventricular action potentials। Purkinje में और ventricular action potential में ये जो लंबी prolonged duration of action potential है उसकी वजह ये सोडियम चैनल्स होते हैं जो कि इनएक्टिवेट होने में ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, एज अ रिजल्ट तगड़ा एक्शन पोटेंशियल बना छोड़ते हैं। अब Purkinje फाइबर में क्यों ज़्यादा प्रोलॉन्ग होता है उसकी भी रीज़न है ना। देखो Purkinje फाइबर में इतना लंबा रिफ्रैक्टरी पीरियड होना चाहिए है या इतना लंबा एक्शन पोटेंशियल होना चाहिए कि जब तक इम्पल्स पूरे वेंट्रिकल में ट्रेवल करके वापस यहाँ तक आए तब तक ये रिफ्रैक्टरी पीरियड में ही रहे, ताकि री एंट्री सर्किट ना हो, ताकि ये फिर इम्पल्स खत्म हो जाए। तो इसलिए थोड़ा सा प्रोलॉन्ग रिफ्रैक्टरी पीरियड और थोड़ा सा प्रोलॉन्ग एक्शन पोटेंशियल चाहिए होता है कि Purkinje फाइबर्स को भी।
अच्छा यार, एक ये सारी बातें हो ही रही हैं तो उसके अंदर मैं आपको डिलेड डीपोलराइजेशन का भी एक कॉन्सेप्ट बता दूं। बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर उन्होंने जिक्र किया है उसका। होता बेसिकली क्या है, आपके पास अगर आपके सेल के अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा हो जाए तो आपको पता है एक कैल्शियम सोडियम एक्सचेंजर होता है। उस कैल्शियम सोडियम एक्सचेंजर में ये होता है कि कैल्शियम भाई बाहर जाते हैं और 3 सोडियम अंदर आते हैं। एक कैल्शियम बाहर जा रहा है, 3 सोडियम अंदर जा रहे हैं, क्योंकि कैल्शियम सोडियम एक्सचेंजर के हमेशा एक बाजू में 3 सोडियम होंगे और एक बाजू में एक कैल्शियम होगा। चाहे एक कैल्शियम ने अंदर आना हो तो 3 सोडियम बाहर चले जाएंगे, और अगर एक कैल्शियम ने बाहर जाना है तो 3 सोडियम अंदर आ जाएंगे। तो ऐसी कंडीशंस जिनमें सेल के अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा हो जाए, कैल्शियम बाहर जाती है, उसके रिजल्ट में 3 सोडियम अंदर आते हैं। 3 सोडियम के अंदर आने की वजह से अंदर डीपोलराइजेशन थोड़ी सी होगी, ठीक है, जाहिर सी बात है। उसको हम कहते हैं डिलेड आफ्टर डीपोलराइजेशन। कि जो मेन डीपोलराइजेशन थी सोडियम इन्फ्लक्स वाली वो तो हो गई है, अब थोड़ी देर बाद ये इन करतूतों इन शरारतों की वजह से, याद करें चैप्टर नंबर 13 में शरारतों का लफ्ज़ यूज़ किया था इसके लिए हमने, इन शरारतों की वजह से कभी कभी डीपोलराइजेशन होती है। ये आपके पास ड्यूरिंग द एक्शन पोटेंशियल भी हो सकती है और एक्शन पोटेंशियल खत्म हो जाने के बाद भी ये वाली शरारतें हो सकती हैं। तो बिग कैटजिंग में इसके उन्होंने ग्राफ बनाया, वो मैं आपको दिखाया, तो ये देखिएगा यहाँ पे वो शो कर रहे हैं कि अभी आप सही तरह से रेस्टिंग मोड में पहुंचे भी नहीं थे कि थोड़ा बहुत ही प्लेटू बना, क्योंकि थोड़ी सी ये शरारतें होना शुरू हो गई है, सोडियम की एंट्री होना शुरू हो गई है, और करते करते एक छोटा सा नया आपने डीपोलराइजेशन क्रिएट कर लिया। और इस कंडीशन में देखें रीपोलराइज हो गए हैं और उसके बाद दोबारा ये थोड़ी सी शरारत हुई है और डीपोलराइजेशन हो गई है। तो ये डिलेड डीपोलराइजेशन होती हैं जो कि आपके पास डिजिटैलिस टॉक्सिसिटी की वजह से अक्सर होती हैं। सही के बाद इनका अक्सर कॉज आपके पास डिजिटैलिस टॉक्सिसिटी होता है। उसके अलावा ये आपके पास कैल्शियम एक्सेस हो सेल के अंदर तो जाहिर सी बातें होगी, वो मायोकार्डियल इस्कीमा भी हो सकता है, वो कैटेकोलामाइंस की स्टिमुलेशन भी हो सकता है। तो ये थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं। रिफ्रैक्टिव पीरियड को डिस्कस कर लिया, अब वो कह रहे हैं रिफ्रैक्टिव पीरियड किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। नंबर 1 रीपोलराइजेशन टाइम पे, ठीक है, या कह लो मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे। जितना टाइम लगेगा मेम्ब्रेन पोटेंशियल को रीगेन होने में उतना ही टाइम रिफ्रैक्टिव पीरियड रहेगा। सही होगी बात। तो अगर रीपोलराइजेशन टाइम लंबा हो गया तो रिफ्रैक्टिव पीरियड ज़्यादा देर के लिए रहेगा। अगर पोटेशियम कंसंट्रेशन कम है, इससे क्या फर्क पड़ेगा। देखो, अगर बाहर पोटेशियम की कंसंट्रेशन कम है तो पोटेशियम के इफ्लक्स की वजह से आपकी रीपोलराइजेशन होनी होती है। तो अगर बाहर पोटेशियम कम होगा तो इफ्लक्स ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी, जल्दी हम वापस आ जाएंगे अपने मेन पोटेंशियल पे। ओके ओके बात। और अगर बाहर पोटेशियम बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब रीपोलराइजेशन वाला प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। तो इसका मतलब पोटेशियम की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा होता है कि वेरी सॉरी रिफ्रैक्टिव पीरियड कितनी देर तक रहेगा। फिर वो कह रहे हैं कुछ ड्रग के एक्शंस पे भी डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव पीरियड, क्योंकि अगर कोई ड्रग आए और वो पोटेशियम चैनल इनहिबिटर हो तो पोटेशियम चैनल इनहिबिटर ड्रग हमेशा एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन को लॉन्ग करेगा, और जब एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन को लॉन्ग करेगा तो जाहिर सी बात है रिफ्रैक्टिव पीरियड ज़्यादा देर तक रहेगा। ये बात भी क्लियर हो गई। अच्छा, ये तो बात हो गई आपके नॉर्मल सेल्स में, जैसे कि ये एट्रियल सेल्स हो गए, वेंट्रिकुलर सेल्स हो गए। लेकिन जो आपके स्पेशल सेल्स हैं एवी नोड वगैरह, उनमें तो डीपोलराइजेशन कैल्शियम की वजह से हो रही है, तो उनमें रिफ्रैक्टिव पीरियड तब तक रहेगा जब तक कैल्शियम चैनल इनएक्टिव है, ठीक है। नॉर्मल सेल्स में डीपोलराइजेशन सोडियम की वजह से हो रही थी, हमने कहा था जब तक सोडियम इनएक्टिवेशन रहेगी तब तक रिफ्रैक्टिव पीरियड है। एवी नोड और ऐसे नोड में डीपोलराइजेशन कैल्शियम चैनल से हो रही है, इसलिए जब तक कैल्शियम चैनल इनएक्टिव रहेंगे तब तक आपके रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है, ठीक है। ऐसे नोड एवी नोड में ये होगा। अच्छा, फिर इसी तरह से वो यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं जो आपके पास जब कैल्शियम अंदर आएगा तो हमने कंसंट्रेशन को दोबारा मेंटेन भी तो करना है ना। नॉर्मल सेल्स में तो सोडियम अंदर आता है, हम सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप से कंसंट्रेशन को मेंटेन कर लेते हैं। लेकिन जब कैल्शियम इतना अंदर आ रहा है तो फिर आपके पास वो कैल्शियम सोडियम एक्सचेंजर वगैरह होते हैं जिनसे हम कंसंट्रेशन को दोबारा मेंटेन करते हैं। और बता, जब आप एक्सचेंजर से मेंटेन करोगे जाहिर बात है कैल्शियम बाहर भेज रहे हो, सोडियम अंदर भी तो आएगा ना, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत एक्शन पोटेंशियल पर भी फर्क पड़ता है। मैंने आपको बताया था ना, ये थोड़ी शरारतें होती हैं। क्या फ़र्क पड़ता है वो मैं आपको बता चुका हूँ, डिलेड आफ्टर डीपोलराइजेशन या प्लेटू प्रोलॉन्ग और डीपोलराइजेशन, वो जो बिग कैटन से दिखाई थी चीज़ें हैं। मिनी कैटन में बस ये लिखा हुआ है कि जो एक्शन पोटेंशियल है वो थोड़ा सा इफेक्ट होता है, ठीक होगी बात। अच्छा, पी आर इंटरवल किस बात पर डिपेंड करता है। पी आर इंटरवल हमेशा आपका जो ए वी नोड डिले है ना, वो आपका ये जो पी और आर में डिले आ रहा है ना, ये हमेशा यहाँ पे होगी एट्रियल डीपोलराइजेशन, यहाँ पे होगी वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। एट्रियल डीपोलराइजेशन वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन में इतना टाइम क्यों लगा, क्योंकि ए वी नोड से गुजरते गुजरते टाइम लग गया था, ठीक है। तो अगर एवी नोड आपका इनहिबिट हो रहा है, एवी नोड कैसे इनहिबिट होगा, कैल्शियम चैनल के इनहिबिट होने से, पढ़ा है ना। कैल्शियम चैनल एवी नोड की डीपोलराइजेशन करवाते हैं, तो अगर आपने कैल्शियम ब्लॉकर्स दिए हुए हैं तो ये एवी नोड इनहिबिट होगा, पी आर इंटरवल इंक्रीज कर जाएगा। कैसी मजे मजे की बातें हो रही है ना, ठीक होगी बात। इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को जब आगे हम इंशाल्लाह ड्रग्स को स्टडी करेंगे तो हम चीज़ों को मुख्तलिफ, अब जब ये कॉन्सेप्ट एक बार डेवलप हो गया ना तो हम बार बार रिलेट कर रहे होंगे कि भाई इस ड्रग से क्या इफेक्ट आएगा, इस ड्रग से क्या इफेक्ट आएगा। ड्रग क्लासिफिकेशन। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि जी हम किन किन चीज़ों को रेगुलेट करके एरिथमियास को कंट्रोल कर सकते हैं। कैल्शियम करंट को रेगुलेट कर सकते हैं,
पोटेशियम करंट को रेगुलेट कर सकते हैं, सोडियम करंट को रेगुलेट कर सकते हैं। तो 3 तरह के करंट पढ़ लिया आपने। उसके अलावा चूंकि ऐसे नोड को आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इफेक्ट कर रहा होता है, इसलिए बीटा एड्रिनो रिसेप्टर दे सकते हैं हम, सॉरी बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं हम, ठीक है। तो ये 4 तरीके हो गए। और 5वां ड्रग ग्रुप है मिसलिनियस। उसके अलावा जो भी ड्रग ग्रुप आते हैं हमारे पास एडेनोसिन वगैरह, वो हमारे पास मिसलिनियस। तो 5 ड्रग ग्रुप होते हैं, जिनमें से 3 आपके करंट्स को रेगुलेट कर रहे हैं, एक आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर रहा है, और 5वां आपका मिसलिनियस ग्रुप है। इंशाल्लाह ड्रग्स को हम लोग पार्ट 2 की वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।